हेलो मेरे टेंथ के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर का क्रोजन और रेंसिडिटी। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। इस चैप्टर के बाद आपको जो नेक्स्ट वाले जो दो टॉपिक हैं वो जो केमिस्ट्री के आते हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। सारे जो कुछ थोड़े बहुत जो टॉपिक रह जाते हैं 20-30% जो टॉपिक बचेंगे वो आपको एडिशनल मैं आपको करवाऊंगा। उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको छुड़वा दूंगा। तो सारा A to Z करवाएंगे हम। लेकिन बस बोलने का ये मतलब होता है कि अब इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से आता है तो आप नेक्स्ट वाले जो दो चैप्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से कर पाओगे। चलो बेटा, इस वाले टॉपिक में से हम आज वाले जो लेक्चर में हम करेंगे टॉपिक्स वो करेंगे क्रोजन एंड रेंसिडिटी करेंगे। तो क्रोजन एंड रेंसिडिटी को समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। अगर आपने जो रिएक्शंस कुछ जो मैंने आपको करवाई हैं 7-8 इस चैप्टर की, तो अगर आपको वो आती हैं, अगर आपको समझ में है तो आपको क्रोजन और रेंसिडिटी आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात तो आपको क्रोजन के बारे में बता रहा हूँ। तो क्रोजन का मतलब ये नहीं होता कि रस्ट लगना। तो रस्ट लगना क्रोजन का मतलब नहीं होता। रस्ट लगना क्रोजन का मतलब नहीं है। कई बच्चे बोल देते हैं कि लोहे को जर लगना क्रोजन होता है। तो क्रोजन का मतलब ये है कि किसी भी मेटल का खत्म हो जाना, खुरना, मेल्ट हो जाना। किसी भी मेटल का एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण उसका जो है वो मोल्ट हो जाना, वो खत्म होने लगती है। जब वो गलना सड़ना लगती है, जब वो मेटल गल जाती है, खत्म होने लगती है एनवायरनमेंट की कंडीशंस के कारण, तब उस वाली स्थिति को हम क्या बोलते हैं, क्रोजन बोलते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर हुई। अब अगर इसमें एग्जांपल देखो, जैसे नॉर्मली जनरल हम बोल देते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन बोल देते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है क्रोजन में। जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, अगर वो एयर में जो मॉइस्चराइज, देखो एयर जो होती है वो उसमें तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता ही है। ओपन एयर में अगर विदाउट पेंट किए रख दें तो कुछ समय के बाद उसको क्या हो जाएगी, रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको पता है तो मैंने एक आपको रिएक्शन लिखवाई थी क्या। तो देखो यहाँ से आपका टॉपिक हो गया स्टार्ट, पॉलिश हो गया, आपको समझ में आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप क्रोजन का आंसर लिखोगे तो कोई भी अगर ऐसा कोई आंसर आता है, मैं तो आपको ये बोलूंगा साइंस में अगर किसी की डायग्राम बन रही है तो डायग्राम बनाओ, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर किसी की रिएक्शन लिखी जा रही है तो रिएक्शन लिख दो, तो वो भी चाहे वो 1 का है चाहे 2 नंबर का है, क्योंकि आपके वो नंबर आपके पक्के कर देते हैं एग्जाम के अंदर जाके। वो आपको आपके नंबर कट नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर आप ओनली थ्योरेटिकल पार्ट लिखते हो, मान लो आपने थ्योरेटिकल पार्ट गलत लिख दिया, लेकिन आप एग्जाम्पल्स में, आप ड्राइंग में, आप रिएक्शंस में ठीक लिख रहे हो, तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पौना सवा ऐसा नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे 0.25, 0.75 ऐसे नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। तो मतलब टोटल खत्म तो नहीं होगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे मैंने आपको बोला क्रोजन जो क्या मेटल का मेल्ट हो जाना, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में हम रिएक्शन देखेंगे। मैंने आपको करवाया था क्या कि जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगी तब क्या होगा, जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती है तब क्या होगा। तब आपको मैंने बताया कि रस्टिंग लग जाती है ना। रस्टिंग किसके केस में, अगर आयरन पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो रस्टिंग हो जाएगी। क्या, क्योंकि अब वाटर के अंदर भी कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर मैं मेटल आयरन ले लूं और उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाऊं, तो आपको पता ही है कि जब ऑक्साइड उसको मिलेगा, किसी भी मेटल को ऑक्साइड जब मिलेगा, तब वो ऑक्साइड जा करके उस मेटल के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा। कैसे, ये वाला जो ऑक्साइड है, एक को हम ऑक्साइड बोलते हैं, और जो बचा हुआ है हाइड्रोजन गैस ये बाहर रिलीज हो जाती है, खत्म हो गई। अब यहाँ पे अब आयरन ऑक्साइड बना, तो रस्टिंग का असल में जो फॉर्मूला होता है, जो लेबोरेटरी में देखा गया, जो प्रैक्टिकली देखा गया, वो रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है। अब देखो O और F जो है वो तो Fe जो है वो तो सेम है, लेकिन इसकी जो वैलेंसी है, Fe के अगर 3 मॉलिक्यूल, अगर O के 4 मॉलिक्यूल अगर होंगे तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो अगर मान लो आपको यहाँ पे तो याद रखना पड़ेगा Fe3O4 ऐसे लिखते हो तो ये रस्टिंग होगी। लेकिन अब इसको बैलेंस करना भी होता है। कैसे, यहाँ पे O कितने हैं, 4 है, यहाँ पे O कितना, 1 है। तो अगर आगे इसके 4 लगा दोगे तो आपका देखो, अगर इस 4 को इस H के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो H पहले से 2 है तो 8 हो गए। तो अगर इस 4 को O के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो O आपके पास कितने हो गए, 4। तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो आपका बैलेंस भी हो गया। अब Fe यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, Fe को कंप्लीट करोगे कैसे, इसके आगे 3 लगा करके।
तो आप याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल्स आगे लगाते हो तब क्वांटिटी बढ़ती है, जब आप नीचे लगाते हो तब तब आपका जो है वो बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेशन होती है, वो आपका कोऑर्डिनेशन जो होती है बॉन्डिंग में, वो आपका बताया जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी आप हमेशा आगे लगा करके ही बढ़ाओगे, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, अब ओ भी कंप्लीट हो गए, 4 है, यहाँ पे भी 4 है, एफ भी कितने 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ पे एच कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि 4 × 2 8 हो गए। लेकिन यहाँ पे कितने 2 हैं, तो आगे इसके 4 लगा दो, तो ये हमारे पास रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट होगी। अब अगर क्रोजन का लिखोगे तो क्रोजन की एक डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे बुक में लिखा हुआ एक लाइन जो है स्टार्टिंग में लिखी हुई है, तो वही लिखोगे आप, जैसे कि रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। जब आप आयरन को एयर के अंदर, जैसे मॉइस्चर एयर के अंदर आप कुछ समय के लिए छोड़ देते हो, तब रेडिश ब्राउन जो पाउडर है वो क्या हो जाता है, ऊपर कोटेड, उसकी जो कोट है वो लग जाती है। इस प्रोसेस को कॉमनली रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। तो ये आप फर्स्ट लाइन से आप इसको स्टार्ट करके लिख सकते हो। तो यहाँ अब देखो रिएक्शन आपके पास क्या बनी, यहाँ से आपने छोड़ना नहीं है इसको, तो इसका नेमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं H2O लिख रहा हूँ, कई बच्चे कुछ और ही लिख देते हैं। तो Fe3O4 प्लस H2, ये 4H2, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इस एरो का मतलब बाहर निकलना, तो ये बीच में एरो लगाना जरूरी होता है, ये लंबा सा आप एरो लगा सकते हो। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आयरन। ठीक है, ये आपका हो गया वाटर, प्लस लगा करके फिर एरो लगा करके ये आपका क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड। या फिर आप लिख दो इसको क्या, इसको आप लिख सकते हो रस्टिंग लिख सकते हो। ये आपकी हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। तो ये था आपका क्रोजन का टॉपिक, यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है। अब रेंसिडिटी की अगर बात करूँ तो रेंसिडिटी तो मैं आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ा देता हूँ। तो रेंसिडिटी जो होती है, ये देखो रेंसिडिटी जो है, देखो यहाँ पे क्रोजन है, तो क्रोजन मैंने आपको करवाया, रिएक्शन नहीं थी, तो रिएक्शन आप ऐड कर सकते हो। तो रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज। देखो इसमें भी क्या है, जब आपका फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करने से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। कल मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन करवाई है, जिसमें मैंने आपको बोला कि जिसके अंदर ऑक्सीजन चली जाए वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, वो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो फूड के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तब ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होने के बाद अब वो क्या हो गया, रेंस्ड हो गया। रेंस्ड का मतलब उसकी जो टेस्ट और स्मेल है वो चेंज हो जाता है। बस इसीलिए तो बोलते हैं कि इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं, इसका इसी इसी प्रोसेस को पूरी को रेंसिडिटी बोलते हैं कि जब जो फूड होता है हम अनकवर्ड रख देते हैं, उसको कवर नहीं करते, तब वो फूड क्या हो जाता है, स्मेल हो जाता है, उसमें गंदी गंदी स्मेल आती है, जिसके कारण वो फूड अब ईटेबल नहीं होता, खाने के लायक नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसके साथ अब ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडाइज कर दिया उस फूड का। अब वो गल सड़ गया है फूड, वो अब पूरे के, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इस फूड को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हो आप, इसको कवर करके रखो। ठीक है, आप विनेगर का यूज़ करो, यहाँ पे लिखा भी होगा, तो ताकि जो ऑक्सीडेशन है वो प्रिवेंट हो सके। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, एडिंग टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, आप ऑयल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप विनेगर का यूज़ कर सकते हो। आप उसको क्या है कि पैकिंग में, अच्छे पैकिंग में करके रखो। जो आपने चिप्स वाले पैकेट देखे होंगे उसके अंदर नाइट्रोजन जो एयर होती है वो फिल करके रखी जाती है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो यही था बेटा इस टॉपिक के अंदर। अब और कुछ है तो नहीं है इसमें ज़्यादा। तो आपका जो है सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस ये स्टार्ट हो जाएगा, ये मैं आपको कल स्टार्ट करवा दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करवा दूंगा, सॉरी। तो अब जब पढ़ते हो तब आपने एक चीज़ और देखनी है, व्हाट यू हैव लर्न, जो आपने क्या क्या इसमें सीखा है, क्या क्या पढ़ा है, तो एक बार ये आपने ज़रूर रीड करना है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो अब इस चैप्टर के अंदर जितना भी था मैंने आपको सारा करवा दिया है। अब जो आपकी बचती चीज़ें हैं जो आप खुद करोगे, जैसे आपके ब्लू बॉक्स हो गए, ये आपकी सेल्फ स्टडी हो गई। ठीक है, एक बार चैप्टर को रीड करो, फिर ये ब्लू बॉक्स होते हैं ये सारे के सारे आप सॉल्व करो। उसके बाद ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं ये सारे सॉल्व करो। फिर ये जो लर्न क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपको लिखा हुआ है कि व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या क्या सीखा है इस चैप्टर के अंदर, वो आपकी समरी होती है जो 1-2 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो इस चैप्टर को। तो यही था। अब इस वीडियो के अंदर बस इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।